आएंगे आईना सच का। और वॉइस ऑफ मानवता की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें एक इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है कि आज पूरे दुनिया में जो ह्यूमैनिटी है, जिसको ह्यूमन राइट कहा जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसमें डालना चाहते थे, लेकिन वो पूरी तरह से डाल नहीं पाए थे। तो आज ह्यूमन राइट का पूरी तरह वायलेशन हो रहा है और वॉइस ऑफ मानवता उस ह्यूमन राइट की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और उसी दिशा में प्रयास है, अपनी बात बढ़ा रहा है। जिन लोगों की बात आवाज नहीं बन पा रही थी, जिनके दुख और तकलीफ आवाज बन करके सामने नहीं आ पा रहे थे, उनके दुख और तकलीफ को उठाने की जिम्मेदारी वॉइस ऑफ मानवता ने ली है। आज हम बात करेंगे जिस तरह से मजदूरों के एक्ट थे, मजदूरों के लिए कानून बने थे और खास तौर से हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर के 16 तक 19(1)(c), 23, 24, 38 और 41 और 42 की वो पूरी तरह से वायलेट किए गए हैं। इस वायलेट करने के पीछे मंशा क्या है, क्या करना चाहती है सरकार? जिस तरह से आर्टिकल 14 में ये कहा जाता है क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग कानून की दृष्टि बराबर हैं। अगर सब लोग कानून की दृष्टि में बराबर हैं तो इतना विभेद नहीं होना चाहिए था जो विभेद किया गया है। तो उस विभेद पे हम चर्चा करेंगे। जो कानून संशोधन किया गया है मजदूरों का, जब इंटरनेशनल लेबर लॉ लागू होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक्ट लागू होते हैं, तो ये कहा जाता है कि हर आदमी जो मजदूर होगा वो सप्ताह में 40 घंटे काम करेगा इंटरनेशनल लेबर एक्ट के तहत। लेकिन इंडियन लेबर के तहत ये है कि 40 नहीं 48 घंटे तक वो काम कर सकता है। इसके बाद जो काम करेगा वो लेबर, उसका ओवर टाइम देना पड़ेगा और ओवर टाइम सपोज करिए 8 घंटे का, उसको दिन भर का 1200 रुपया मिल रहा है, तो अगला जो ओवर टाइम होगा 1 घंटे का उसको मल्टीप्लाई करके 2 घंटे के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन हमारी सरकार ने पूरी तरह से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उस कानून को ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब ये कहा, संशोधन कर दिया कि अब जो भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे कि हम पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस ने हमारी आर्थिक स्थिति बर्बाद कर दी है, पूरी दुनिया से हम इन्वेस्टमेंट ले आना चाहते हैं, उस इन्वेस्टमेंट की आड़ में जिस तरह से लेबर एक्ट को वायलेट किया गया है वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। अब वायलेट क्या किया गया है? वायलेट ये किया गया कि जो हमारा संविधान कहता था कि किसी भी कीमत पे जो हमारे देश के वर्कर हैं वो फैक्ट्री में 48 घंटे से ज्यादा एक हफ्ते में काम नहीं करेंगे, यानी एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे और एक दिन की छुट्टी होगी। इस सरकार ने संशोधन करने के बाद जो कानून पास किया है वो कानून ये पास किया है कि अब मजदूर को 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। जो उसको बीच में लंच ब्रेक मिलता था वो लंच ब्रेक नहीं मिलेगा। जो उसके लिए वेंटिलेशन वगैरह की व्यवस्था थी, उसके रहने की व्यवस्था थी, वो रहने की व्यवस्था नहीं की जाएगी और जो उसके बैठने के उठने की व्यवस्था होती थी वो नहीं की जाएगी। जो फैक्ट्री उनका इंश्योरेंस कराती थी और वो प्रीमियम जमा करती थी वो भी नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से मजदूरों का शोषण करने की परिपाटी लागू की गई है। बल्कि ये कहा जाए कि देश के मजदूरों पे, भारत के मजदूरों पे कोरोना वायरस से निपटने के लिए या कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी पे प्रतिघात किया गया है तो वो इस देश का मजदूर है। अगर ये पूछा जाए कि इस महामारी को, क्या महामारी से मजदूर प्रभावित नहीं हुआ, उसका व्यवसाय नहीं टूटा, उसके रोजी रोटी नहीं छिनी, उसके आय के स्रोत नहीं बंद हुए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो जब वो सबसे ज्यादा प्रभावित है तो उसे किसी भी कीमत पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे, इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के नाम पे सस्ता मजदूर नहीं देना चाहिए था।
लेकिन इस तरह से कानून बनाए गए, इस पर हम सभी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आप सभी का तारुफ करा दें, हमारे बीच में श्रीमती रेखा आर्या जी उपस्थित हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वॉइस ऑफ मानवता के हम दिखाएंगे आईना सच के कार्यक्रम में आर्या जी आपका स्वागत है। दूसरे हमारे सेना के उत्कृष्ट कमांडो आपदा हरण सिंह जी वो हमारे कार्यक्रम में शरीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपदा हरण जी। तीसरे हमारे गेस्ट हमसे जुड़ गए हैं कालीचरण प्रोफेसर कालीचरण स्नेही साहब। स्नेही साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है मुझे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस ऑफ मानवता के हम दिखाएंगे आईना सच के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी बात को शुरू करें, आपसे प्रश्न लेना शुरू करें। इससे पहले हमारे बीच में श्रीमती रेखा आर्या जी बैठी हैं, आज उनका बर्थडे भी है, तो वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से उनके वो बर्थडे की ढेर सारी बधाई। और इसके बाद हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्नेही साहब, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 38, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 43 का पूरी तरह से वायलेशन करते हुए ये उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के 7 राज्यों की सरकारों ने जो कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति मजदूर था, उन मजदूरों के अधिकारों पे पूरी तरह से घन चलाया है, हथौड़ा चलाया है। तो आपको कैसा लगता, आप इस मामले में हम आपकी राय लेना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि मजदूरों जो सबसे ज्यादा पीड़ित था, जो सबसे ज्यादा उत्पीड़ित था, जिसको न रहने का ठौर रह गया है, न खाने की कोई व्यवस्था रह गई है, वो घर पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, इन सारी समस्याओं को जो वो झेल रहा था, उस समस्याओं में सरकार कोई मदद करने की बजाय सरकार ने काम किया मदद नहीं किया, बल्कि उनके जो अधिकार थे, जो उनको मजदूरी मिलती, उस मजदूरी को कर्टेल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ 7 राज्यों की और सरकारों ने इन लेबर एक्ट में पूरी तरह से संशोधन कर दिया है। अगर ये कहा जाए कि लेबर एक्ट को बगैर दांत का शेर बना दिया है, तो आपसे हम इसमें जानना चाहते हैं कि लेबर इससे कितना प्रभावित होगा और सरकार की इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? हाँ, मुझसे कहा है जी स्नेही साहब, आपसे सवाल है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ, कल मैं एनडीटीवी पर फैजान मुस्तफा साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने भी इस चीज को रेखांकित किया है कि 1948 में जो लेबर एक्ट बना था, जब देश आज़ाद ही हो रहा था बाबा साहब के प्रयासों से, तो उसको एक तरह से, जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं, उन्होंने उसको एक तरह से पूरा अनदेखा किया है। तो इससे होगा ये कि चूंकि उसको एक तरह से बंधुआ मजदूर मान लिया गया है, जो आज़ादी पूर्व स्थिति थी कि मजदूर को गुलाम बना करके रखा जाए, वही इनकी स्थिति है। हम देख रहे हैं कर्नाटक में पहले सरकार ने ट्रेन बुक कराई, इसके बाद उनको लगा कि हमारे उद्योग धंधों में तो फिर ये चौपट हो जाएगा, तो उन्होंने जो है ट्रेनों को रद्द करा दिया। जब वहाँ थोड़ा वायलेंस हुआ, तब जाकर के थोड़ा वहाँ पर जो है उनको रियायत देना पड़ी। मतलब ये जो सरकार है या जो सरकार की नीतियाँ हैं, ये पूरी तरह से मजदूर विरोधी हैं। और मजदूर विरोधी का मतलब सिर्फ दलित विरोधी है, क्योंकि अधिकांश मजदूर कौन है? इन मजदूरों में यदि इनकी जाति पूछी जाए, क्योंकि भारत में जाति एक सबसे बड़ा सच है। हम देखेंगे कि जो मजदूर सड़क पर चल रहे हैं, इसमें यदि कोई ब्राह्मण ठाकुर चल रहा होता तो कभी का इसको ठीक कर लिया जाता। हम देख रहे हैं कि विदेशों से हवाई जहाज से लाया जा रहा है, अब वंदे भारत अभियान भी चलाया जाएगा, क्योंकि इसमें इनके सपूत हैं, उनको सकुशल निकाला जा रहा है, सम्मान के साथ निकाला जा रहा है। इन मजदूरों में चूंकि इस देश में जातिगत व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है। हम क्वारंटाइन में भी देख रहे हैं कि गाँवों में जहाँ पर पंचायतों में इनको रोका गया है, स्कूलों में रोका गया है, वहां भी इनसे भेदभाव हो रहा है। तो सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इनका मजदूरों का दोष यह है कि मजदूर हैं। और मजदूर क्यों हैं? क्योंकि धन संपत्ति और भूमि पर उनका अधिकार नहीं है। कोई मजदूर आपको सड़क पर चलते हुए यदि इसमें कोई चौबे द्विवेदी त्रिवेदी होता,
या ठाकुर भदौरिया होता तो आप देख लेते क्या से क्या हो जाता। कोटा में यही सब हुआ। कोटा में सारे के सारे अधिकांश बच्चे बड़े घरानों के थे, तथाकथित ऊंची जातियों के थे, उनको निकाल लिया गया, सम्मान के साथ निकाला गया। तो ये मजदूरों का जो शोषण होता आया है वो बड़ी, ये यहाँ की एक तरह से सामाजिक जो व्यवस्था रही हजारों साल की, उस मानसिकता ने अब जाकर के कोरोना टाइम में खुल करके अपना नंगा नाच आरंभ कर दिया है। तो इनका मजदूरों को तो ये वही समझते हैं कि मजदूर मतलब ये है इनका बंधुआ है, इनका आज्ञाकारी है। और यही कारण है कि उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने इनको अपने काम धंधे में लगा रखा था, लेकिन जैसे ही काम धंधा बंद हुआ निकाल करके बाहर कर दिया। अब माना कि कोई इसमें बनिया होता या कोई जाकर के ब्राह्मण था, उसको इस तरह से ना निकालते, उसको, उनको जो इस तरह की पोजीशन में होंगे उनको अभी भी रोक रखा होगा। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि मजदूर कौन है? मजदूर दलित है, बहुजन है। ये मजदूर वर्ग है जो कि प्रताड़ित है हजारों वर्ष से किसी ना किसी प्रकार से। कोई भी महामारी, कोई भी आपदा जब आती है तो सबसे बुरी मार इन्हीं पर पड़ती है। ये बड़ी भयावह स्थिति है। सरकार इसलिए निश्चिंत भी है कि अभी हमें कुछ इसके लिए क्या करना है। तो उनको अब देखिए, उनको फिक्र ये है कारोबार की, उनको जहान की फिक्र है। गरीबों की, जनता की जो मजदूर हैं उनकी किसी को पीड़ा नहीं है। तो ये मुसीबत है। चौतरफा मजदूरों पर मार पड़ी है और ये मार दलितों पर पड़ रही है। इसमें 90% दलित हैं मजदूर। निश्चित तौर पे स्नेही साहब आपकी बात को हमने ले लिया है, लेकिन हमने अभी जो देखा है, जो मजदूरों की लिस्ट उठा करके देखी है, ये सच है कि उन मजदूरों में चलने वाले शेड्यूल कास्ट के संख्या ज्यादा है, बैकवर्ड की संख्या उससे कम है, लेकिन फॉरवर्ड की संख्या बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी उसमें नहीं दिखा है। बहुत सारे लोग इसमें उसमें फॉरवर्ड के भी हैं। हाँ, ये सच है कि उनकी संख्या नहीं गिना जाता है। हाँ, उनकी संख्या नहीं गिना जाता है, उनकी कोई संख्या भी नहीं होती है, समझ रहे हैं? हाँ हाँ जी। अभी देखिए जैसे कि 16 मजदूर जो है वहां मारे गए हैं, इनकी शिनाख्त कर लीजिए। इनके नामों को बाकायदा रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी पर प्रसारित किया था। उसमें कोई आपको क्षत्रिय भदौरिया मिला? कोई उसमें आपको ब्राह्मण मिला, बनिया मिला? 16 के 16 जो मजदूर कट के मरे हैं, उनमें यदि कल्पना करिए, यदि 4 मजदूर भी जाकर के ब्राह्मण होते तो आज को हैरान मच जाता, उनको 10-10 नहीं 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाता। देखिए, ये जो मजदूर उत्तर प्रदेश में जो मजदूर मरे हैं, 8 मजदूर मरे हैं, इनमें सारे के सारे दलित और ओबीसी के मरे हैं। निश्चित तौर पे स्नेही साहब जी, आपकी जो पीड़ा है उस पीड़ा से हम सहमत हैं। ये भी सच है कि मजदूरों में जो हमने कहा कि बहुत सारी संख्या है, लेकिन अभी जो देखने की बात आई है, उस बात में ये भी दिखा है कि मजदूरों में चाहे संख्या नगर के बराबर ही है, लेकिन मजदूरों की संख्या मिली है। तो इसका मतलब यह है कि अभी जो स्थिति दिख रही है, आपकी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जातीय आधार पे विभेद पूरे चरम सीमा पे है। लेकिन इस समय जो स्थिति चल रही है, चाहे वो फैक्ट्रियों से जितने भी निष्कासित हुए हैं, उन फैक्ट्रियों से भी देख लिया जाए तो मेरे ख्याल से संख्या तकरीबन, चाहे कम ही संख्या हो, लेकिन उनकी संख्या सबकी आई है। इस समय चूंकि मजदूरों पे ये विपदा है, तो हमें एक तरह से सारे मजदूरों को इंक्लूड करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें मजदूरों में अगर हम संख्या देखने लग जाए तो ब्राह्मणों की संख्या मजदूरों में नहीं मिलती है। अभी दो शर्मा जी का नाम, मजदूरों की संख्या उनकी नहीं मिलती है, लेकिन अभी हमने देखा है तो क्षत्रियों की काफी संख्या मिली है और लोगों की संख्या मिली है। और ये सरकार इस समय मेरे ख्याल से जातिवाद की सीमा भी लांघ चुकी है। इस समय केवल 3% लोगों के लिए ये सरकार काम कर रही है। उन 3% लोगों में 1% जो उद्योग घराने हैं, हमारे देश की जो आबादी है, 1% जो उद्योग घराने हैं और 2% जो उनको ब्यूरोक्रेट हैं, उन्हीं के इशारे पे ये सरकार काम कर रही है। और जब उनके इशारे पे काम कर रही है तो इस देश की 97% आबादी प्रभावित है। इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं
आपदा हरण सिंह जी को जोड़ते हैं इस विचारों में, तो आपदा हरण सिंह जी जिस तरह से सरकार की नीति चल रही है और खासतौर से जो मजदूरों के अधिकारों में इतनी बड़ी कटौती की गई है, तो एक तरफ अगर ये देखा जाए तो अगर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कहा जाए तो मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की ही कोशिश की गई है। तो आप इसे किस दिशा में देखते हैं जो कानूनों में बदलाव हुआ है? आपदा हरण सिंह जी। गौतम राणे सागर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने चर्चा में समय दिया। मुझे कुछ खुल के बोलने की इजाजत होनी चाहिए। विषय से जुड़े हुए कई मामले ऐसे हैं जिनको ध्यान में लाना जरूरी है। हम बचपन में एक पार्टी का नाम सुनते थे, वो थी भारतीय जनसंघ, जिसका चुनाव निशान दिया बाती होता था। कालांतर में 77 में ये सत्ता में आया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आज उसका संशोधित रूप है। आजादी से लेके और आज तक देश के निर्माण में इस फांसीवादी व्यवस्था का कभी भी सकारात्मक कोई सहयोग नहीं रहा। अब आते हैं 2014 के सामान्य निर्वाचन पर। कुछ लोग संगठित होकर एक ऐसा आईना दिखाने में कामयाब रहे जनता को, जिसमें इनकी मूलभूत सिद्धांतों को भुला के जनता ने इनका समर्थन कर दिया और ये सत्ता में आए। आज के मजदूर की जो दुर्दशा है, इसकी शुरुआत आज अकेले नहीं हुई है। 2014 के बाद जब पहला मौका इन्होंने नोटबंदी पे किया, नोटबंदी में एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पूरी तरह तबाह हो गए। इन उद्योगों में 20 करोड़ हमारे ग्रामीण अंचल के मजदूर काम करते थे। पहली मार वहां से शुरू हुई। दूसरा, जीएसटी में लाके एक ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर दिया जिसमें छोटा उद्योग करने वाला 6-6 महीने तक पेनाल्टी भरता रहा, देखता रहा और वो जूता जूता खत्म हो गया। ये अकेले मजदूरों की समस्या नहीं है। इस फांसीवादी ताकत ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस्तों में बड़े तरतीब से चोट पहुंचाई है। पहले हम आप ये जान लें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 4 सेक्टर हैं: कॉरपोरेट्स, सर्विस सेक्टर, एमएसएमई और कृषक वर्ग। सर्विस सेक्टर का बड़ा हिस्सा ग्रामीण अंचल से है। एमएसएमई 20 करोड़ से ऊपर ग्रामीण अंचल से लोगों को रोजगार देती थी, और कृषक वर्ग जो कृषि पर आधारित उद्योग है, उसमें डेयरी भी आती है, उसमें मछली पालन भी आता है, उसमें बकरी पालन भी आता है। ये सेक्टर अभी तक धराशायी होने से इसलिए बचा रहा कि भूमि का मालिकाना हक कृषकों के पास है और वो अपनी जरूरत के हिसाब से फसलें उगाते रहे। उनको मूल्य नहीं मिला, उनको मार्केट की दिक्कत हुई, सारी दिक्कतों के बाद भी आज तक वो सरवाइव कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स को सींचा गया, 14 के बाद लगातार कॉर्पोरेट्स को सींचा गया। हमारी मेहनत की कमाई, हमारे कर का पैसा सब उनके एनपीए को निपटाने में लगाया गया और उनको और लोन दिए गए। इनके तमाम चहेते लोग, इनके शुभचिंतक लोग हजारों हजार करोड़ लेके भाग गए। उन पे कोई चर्चा नहीं होती है और अभी भी कुछ लोग लाइन में है। मैं अभी नाम नहीं ले सकता जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाए कि भाग गए, लेकिन 35,000 करोड़ के आसपास का मामला है। इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को सींचने के चक्कर में सर्विस सेक्टर को ध्वस्त किया, एमएसएमई को ध्वस्त किया। अब बारी कृषि की है। मजदूर इसी अंचल से आता है, ग्रामीण अंचल से है। हो सकता है 10-5% शहरों से भी हो, जो शहर से आके माइग्रेट करके यहां किसी तरह झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हो। लेकिन अब इनको तीसरा सेक्टर, तीनों सेक्टर को अगर मिला दीजिए तो भारतीय इकोनॉमी में हमारा 51% का योगदान है। 29% कारपोरेट्स का है। हमारी मेहनत की कमाई, हमारे कर के पैसे से कारपोरेट सींचे गए, न कि एमएसएमई, सर्विस सेक्टर या मजदूर। दुर्भाग्य से कोरोना ऐसे टाइम पे आया है जब मजदूर ज्यादातर बाहर थे। कोई आंकड़ों पे जाना नहीं चाहता। 28 करोड़ 66 लाख मजदूर हैं जो रजिस्टर्ड है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो घरों से निकल के विभिन्न शहरों में मजदूरी करने गए हुए थे। 4 करोड़ के आसपास
अनरजिस्टर्ड हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। पहले लॉकडाउन में इनको रोजगार से खत्म किया गया, इनको पैसे नहीं मिले, इनको वेजेस नहीं मिली, रातों रात रोजगार दाताओं ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ सत्ता की लाठी लेके पुलिस खड़ी हुई थी, सड़क पे जाए तो पुलिस मारती है, और कॉलोनी में कहीं कोई घुसने दे रहा कोरोना के चक्कर में। इन लोगों ने झाड़ियों के पीछे छुप के खुले खेतों में, मैदानों में इस लॉकडाउन को झेला है। सत्ता को जब मीडिया ने, प्रबुद्ध लोगों ने छेड़ना शुरू किया, तो इन्होंने एक बार वापस शुरुआत की कि उनको कुछ सुविधाएं देंगे। कुछ नंबर फ्लोस किए गए, कुछ ये बताया गया कि इनको सुविधाएं दी जा रही। लेकिन जब हार थक के, निराश होकर मजदूर सड़कों पे आया और घर के लिए निकलने लगा, तो उसको जगह जगह क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन की स्थिति यह है कि 2-2 दिन, 3-3 दिन में किसी एक दिन एक मीटिंग का भोजन मिला है। सरकार से निराश होकर मजदूर अभी घर की तरफ पलायन के रास्ते में है, घर पहुंचा भी नहीं है, और उसके हक छीनने की बात आ गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तान के प्रबुद्ध लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन है, मुश्किल से 4-5% उद्योग फंक्शन में है, वो जो सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजेशन तैयार कर रहे हैं, केमिकल तैयार कर रहे हैं, वो जो मास्क तैयार कर रहे हैं, वो जो दवाइयां करके तैयार कर रहे हैं, ऐसे ही उद्योग फंक्शन में बचे हैं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। जब आज श्रम का, कहीं श्रम की दुर्दशा पर चर्चा नहीं हो रही है, तो ऐसे में बिना उद्योगों की शुरुआत हुए सरकार को यह कैसे मालूम है कि उद्योगों को दिक्कत आ रही है? उद्योग शुरू होते प्रैक्टिकल दिक्कत आती, उसमें संशोधन स्वाभाविक है, किया जाता, विषम परिस्थिति है। लेकिन यहां तो नियत ही खराब है। निश्चित तौर पे साहब आपने बड़ी खूबसूरती से बात उठाई है। जो हमारा आर्टिकल 23 कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आपने उस बात को बड़ी खूबसूरती से उठाई है। आर्टिकल 23 हमारा यही कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, और इस सरकार ने जो संशोधन किए हैं, वो संशोधन इस फोर्स लेबर को ही प्रेरित करते हैं। तो ये आपने बड़ी खूबसूरती से ये बात उठाई कि जो तकलीफ में थे, जो दुख में थे, अभी वो घर पहुंच नहीं पाए, उनको घर पहुंचाने की प्राथमिकता थी, किसी तरह भोजन दे करके घर पहुंचाने की प्राथमिकता थी। जीवित पहुंच जाते तो पहुंच जाते, नहीं उनकी लाशें पहुंच जाती तो भी सरकार का वो उपकार मानते। लेकिन सरकार उस दिशा में काम करने की बजाय, उनको घर पहुंचाने की बजाय, उनको इस सुविधाओं का ध्यान देने की बजाय लेबर एक्ट में जो संशोधन किया है, तो आपने बड़ी खूबसूरती से बात उठाई कि ये फांसीवादी ताकतों की आज जो फांसीवादी ताकतें पूरी तरह से मुखर है, या अगर ये कहा जाए कि ये देश हमें देखने में ये लगता है कि इस देश को मोदी जी चला रहे हैं और इस प्रदेश को योगी जी चला रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इस देश को कारपोरेट घराने चला रहे हैं, और 1% जो ब्यूरोक्रेट है वो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। और इसीलिए ये जो नियम बनते हैं, वो पूरे देश को ध्यान में रख करके नियम कानून नहीं बनाए जा रहे हैं। इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और श्रीमती रेखा आर्या जी से जानना चाहेंगे कि रेखा आर्या जी, जिस तरह से सरकार ने ये कानून पास किया है, आपको क्या लगता है इस कानून से सरकार जो ये कहती है कि कोरोना महामारी से हम उबर पाएंगे, हो सकता है उबर पाए या न उबर पाए, लेकिन क्या मजदूरों का जिस तरह से शोषण करने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है इस सरकार ने, उसको ह्यूमन राइट दृष्टिकोण से और जो लेबर दृष्टिकोण से आप किस तरह इसको देखती हैं रेखा आर्या जी? जी राणे साहब, मैं रेखा आर्या जी से निवेदन कर रहा हूँ, 2 मिनट मुझे और दे दीजिए, मेरी बात कंक्लूड कर दूं। मैं आ रहा हूँ, सेकंड को ले लिया क्वेश्चन आपका। ठीक है सर। रेखा जी, आप अपनी बात शुरू करें। जी। पहले तो गौतम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। देखिए, जहां तक बात सरकारों की है, तो सरकार तो बिल्कुल संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं बुरी तरीके से। और जहां तक लेबर की बात है, लेबर का जो यूनियन है वो खत्म कर दिया गया। लेबर तो बहुत बरसों से क्या सफर करता चला आ रहा,
और जो ये लॉकडाउन हुआ है, ये जैसे मोदी जी 8 बजे आते हैं 24 तारीख को और 12 बजे लॉकडाउन कर देते हैं। कोई जो जहां फंसा है वो वहीं फंसा रह गया। लेबर की तो वो स्थिति बहुत है, जो कंपनियां हैं उनको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के दिया, उनका बुरी तरीके से फेंक दिया गया। तो देखा जाए जितना जो लेबर है वो सड़कों पे आ गया। जो हमारा लेबर भाई है और जो हमारी वहाँ महिलाएं जो लेबर हैं जो काम कर रही थी, कोई तो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको खाने के लिए, और जो वो पैदल चल करके आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, जब देखा कि उनको कंपनी बाहर कर दिया, खाने को मिल नहीं रही, सरकारें उनको कोई सुविधा नहीं दे रही। जैसे सरकार तो यही चाह रही थी कि कम से कम ये लेबर मरता हुआ देखना चाह रहे हैं, वही वो कर रही हैं। तो जिस तरीके से हमारा लेबर ये सफर कर रहा है, ये बहुत एक दुख की बात है। और जब तक हम सारे लोग जितने भी, चाहे सामाजिक संगठन है, चाहे वो राजनीतिक संगठन है, जिस तरीके से हम सब लोग मिल करके जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तब तक क्या लेबर का किसी को भी किसी प्रकार का दर्जा नहीं मिलने वाला है। सरकारें तो पूरी तरीके से राम राज स्थापना करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। जिस तरीके से लेबर आज जो रोडों पे घूम रहा, उनके पास देखिए खाने को नहीं है, पहनने को तो बड़ी दूर गया है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। वो महिलाओं के लिए जो 1.5 महीने हो गया है, लेबर को उनके गांव वापस कर रहे थे, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई सरकार की तरफ से। अगर कोई व्यवस्था हुई होती तो लेबर आज, हम अपने जहाँ लखनऊ की बात कर रहे हैं, जानकीपुरम की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ लेबर जा रहे थे यही जानकीपुरम से, हस्बैंड वाइफ थे, साइकिल से जा रहे थे और एक बच्ची थी उनके साथ में, और हाईवे पे उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या है, कुछ थोड़ा सा उनको राहत दे करके उनका मुंह बंद करा दिया गया। क्या उनके माँ बाप की भरपाई कर देगा कोई? सरकारें बुरी तरीके से सब चीज का हनन कर रही हैं, हमारे अधिकारों का हनन कर रही हैं। तो लेबर अपने घर वापस नहीं जा पा रहा, और बहुत लोग तो जैसे ट्रेनें चला दी गई, सुविधा चला दी गई, जिसके पास पैसा नहीं है उसको ट्रेन में पैर नहीं रखने दी गई, पूरे के पूरे डिब्बे जो है खाली गए। तो ये बहुत बहुत बुरी स्थिति है, और अगर जब तक हम लोग इस पे आवाज नहीं उठाएंगे, ये स्थिति नहीं खत्म होने वाली है। और हमसे ये देखा नहीं जा रहा है, जो औरंगाबाद की घटना है, जो पटरी पर है, वो लेबर कैसे साफ हो गए, किस तरीके से कट गए, क्या इस पे कोई मीडिया उठा रही है आवाज? क्या कुछ निकल करके आ रहा है? कुछ इसमें अभी क्लियर नहीं हुआ है कि किस तरीके से वो रोटियां किस तरीके से वो बिखरी पड़ी है, सारे चित्रे सब बिखरे पड़े हैं। निश्चित तौर पे जो प्रश्न आपने उठाया है रेखा जी, बड़े वो जुनून है, वो महत्वपूर्ण है, इन पे बात होनी चाहिए, इन पे काम होना चाहिए। लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे इस मामले में, हम सिंह आपदारण जी आपके पास आ रहे हैं कि सरकार ने जिस तरह से महामारी एक्ट 2020 बनाया है, उस 2020 एक्ट के अनुसार सरकार ने जो कठोर कानून बनाए हैं, उस कठोर कानून के जद में वो कभी भी किसी को भी ले सकते हैं। और जब ले लेंगे, चूंकि जिस तरह से चौराहे पे आप देखे होंगे पुलिस कर्मियों का व्यवहार है, और आपने हॉस्पिटल अगर कहीं इस समय जाने का मौका मिला हो, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल कर्मियों का जो व्यवहार है, जो जबरदस्ती की नहीं कि अगर छींक आ गई, जो ये समय है, स्वभाव ये समय है, छींक आता है, मौसम बदलता रहता है, आदमी को हल्का सा सर्दी जुकाम होता है, लेकिन जिस तरह से उससे ट्रीट करते हैं और इतना कोरोना के नाम पे भयभीत कर दिया गया है, लोग पूरी तरह से भयभीत होकर के हॉस्पिटल जाना भी नहीं चाहते। और जब जबरदस्ती हॉस्पिटल के कुछ लोग, सब तो नहीं, ज्यादातर हॉस्पिटल के लोग तो वास्तव में अपनी जिंदगी लगा करके इस महामारी से निपटना चाहते हैं, लेकिन कुछ शरारती लोग वहां भी होते हैं जो यहाँ भी हैं। तो कानून सरकार ने ये बना दिया कि आप कहीं से किसी से भी अगर तू मैं भी करेंगे, तेज आवाज में बात करेंगे, तो सरकार आपके खिलाफ मुकदमे दायर कर देगी, और मुकदमे दायर करेगी तो कम से कम 6 महीने से लेकर के 7 साल के लिए अंदर, जेल के अंदर कर देगी। आप इस कानून को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अंग्रेजों के शासन काल में क्या क्या हुआ, कैसे यातनाएं दी जाती थी, कैसे लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला था, ये हमें देखने का सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हुआ, उसके बाद की पैदाइश है। लेकिन जो संविधान निर्माताओं ने, राष्ट्र के निर्माताओं ने जो हमारी गवर्नमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है,
जिसमें मैं पहले अंग्रेजी में बोल देता हूं, फिर उसको हिंदी में कर दूंगा कि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। 2014 के बाद इसी मूल सिद्धांत की हत्या शुरू हो गई और गवर्नमेंट इज ऑफ द कारपोरेट, फॉर द कारपोरेट, बाय द कारपोरेट, ये शुरू हो गया। जिनसे हम चंदा लेके हजारों दसियों हजार करोड़ खर्च करके हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आने के बाद आप क्या समझ रहे हैं, गरीब मजदूर की चर्चा करेंगे? नहीं, हम गलतफहमी में नहीं होने चाहिए। इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से मारा। क्या अंग्रेजी राज की तुलना इस शासन की नहीं की जा सकती है? महामारी एक्ट क्या है? आपको खांसी आ गई, जुकाम आ गया, बुखार गया, नॉर्मल फीवर हो सकता है, वायरल फ्लू हो सकता है, लेकिन कोरोना ही है, ये कैसे माना जाए? अगर किसी के बारे में सूचना आ गई कि साहब उसको बुखार है, खांसी आ गई, पता लगा, घर से पूरी टीम आई, लाद ले गई, उसके परिजनों को भी लाद ले गई, ले जाके क्वारंटाइन कर दिया। एलोपैथ में आज तक कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेद और होम्योपैथ जो हमारा इलाज कर सकते थे, हमारी इम्यूनिटी टॉप करके कोरोना से लड़ने लायक बना सकते थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। फिर उसके अलावा हम सब ने देखा है कि लेबर के साथ क्या हुआ, उसको कैसे जगह जगह मजबूर किया गया सड़कों पे, क्या क्या उसके साथ अत्याचार हुए, वो सब एक तरफ रख दीजिए। अब बात इस पे आ गई है कि 2 सेक्टर ध्वस्त करने के बाद ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें इन मजदूरों की रक्षा करनी है, इनके हितों की रक्षा करनी है। कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी जिसमें इनको संशोधन करने की जरूरत थी? और संशोधन ही नहीं, जिनका ये हवाला दे रहे हैं, जिनको ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन से कंपनियां आ रही हैं, दे आर ऑल गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ। और इंटरनेशनल लेबर लॉ में कहीं भी आप 48 घंटे से अधिक किसी भी परिस्थिति में निर्धारित आवर्स के बाद अगर आप काम लेते हैं तो वेजेज के आवर्स को, वेजेज को आवर्स से डिवाइड करिए और जो भी अमाउंट आ रहा है उसका डबल आपको पे करना पड़ेगा। यहां तो सरकारों ने उसकी बात ही खत्म कर दी, डबल मिला नहीं मिला, ओवर टाइम मिला नहीं मिला, उसकी बात ही खत्म हो गई। यहां तो वर्षों से जो सारी दुनिया के लेबर ने संघर्ष करके एक अधिकार अर्जित किया था, एक सुरक्षा अर्जित की थी, वो एक झटके में कैसे आप सस्पेंड कर सकते हो? और ये छोटी मोटी चीज नहीं है, चवन्नी का रोजगार आप नहीं दे सकते। आज एक महामारी ने इंटर किया है, आपके पास धन नहीं, कटोरा लेके खड़े हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष के होते हुए आप जो है पीएम केयर फंड अलग बना रहे हैं जो अनऑडिटेबल है। मैं आपके चैनल से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा सारे हिंदुस्तान के लोगों से कि उसका हिसाब किताब पूछा जाए कि वो पैसा कहां से आया, किसने कितना दिया और कहां खर्च हुआ, किस बंद में खर्च हुआ। एक लेबर जो 15 दिन से भूखा है, खाना नहीं, उसकी जेब में पैसा नहीं, पुलिस डंडे से मार रही है, अगर उसको घर पहुंचाने के लिए सरकार किराया वसूलना चाहती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। 68,700 करोड़ रुपए कारपोरेट से बरसाए गए। ये पैसे किसके थे? किसी के नहीं थे, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता के कर के पैसे थे। क्या उन पैसों में से कुछ पैसा लेबर को घर पहुंचाने के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करने के लिए, ग्रामीण अंचलों में लोग भूखों मर रहे हैं उनको अनाज पानी पहुंचाने के लिए, जो लेबर वापस घर पहुंच रहे हैं ये कुछ लेके नहीं जा रहे? अगर उनके घरों में खाना नहीं हुआ तो क्या खाएंगे? लेकिन इतनी गनीमत है, सरकार चाहे जैसी भी हो, जितनी भी निष्ठुर और निर्दयी हो, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति में अभी ये बाकी है कि अगल बगल के लोग जब तक उनके घरों में दाना होगा उन गरीबों को भूखा नहीं सोने देने। हम हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हमारी संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आज भी मैं निश्चित तौर पर सिंह साहब हम फिर आपके पास आते हैं, लौटते हैं। भाई अलग अलग गांव के प्रधान है, वहां पे 27 लोग आए हैं। हमारे घर से आटा पिसवाया गया है, स्कूल को क्वारंटाइन में, स्कूल में उनको रख के, और हमारे दोनों भाई दोनों गांव की जनता को खाना पानी पहुंचा रहे हैं। कंट्रोल रूम को आने के साथ ही सूचना दी गई है, कोई सुनवाई नहीं है। अब हम अपने गांव को बचाने के लिए जैसे आगे आए हैं, मैं उम्मीद करूंगा हिंदुस्तान के हर गांव से लोग निकल के आए और ये गरीब जो चारों तरफ से मार खाता हुआ अपने घर तक पहुंच रहा है, अगर किसी तरह पहुंच जाए तो उसे गले लगाएं, कोरोना का डर उसके दिमाग से निकालें। कोरोना छोटी मोटी बीमारी है, ऐसी बहुत सारे वायरस आए हैं और चले गए, ये भी चला जाएगा। बहुत धन्यवाद सिंह साहब, मैं फिर लौटता हूँ, आपके पास आता हूँ। मैं कंक्लूड करता हूँ
जिस व्यापार की दुहाई की आड़ में सरकार ने इन लेबर लॉज को सस्पेंड किया है, उसका मूलभूत सिद्धांत इनको पता नहीं है। आश्रम नहीं है, ये व्यापार है। दुनिया का सिद्धांत उठा के देख लीजिए, एक से बड़े अर्थशास्त्री को पढ़ के देख लीजिए। व्यापार का आधार ही श्रम और पूंजी है। पूंजी आपके पास है नहीं, और जो श्रम है उसको इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो, उसके घर पहुंचने से पहले उसकी सारी सुरक्षा छीन ले रहे हो। आप कौन सा व्यापार करना चाहते हो? किस व्यापार के लिए इस लेबर लॉ को हटाया गया? कौन सी कंपनी आ रही है? अगर इंटरनेशनल कोई भी कंपनी आती है तो लेबर लॉ से कवर होगी। और अगर हिंदुस्तान के लोग जरूरत से ज्यादा अधिकार छीन के ये चाहते हैं, सत्ता ये चाहती है कि लेबर को उनके सामने मेमने की तरह डाल दिया जाएगा, तो मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं पूरे हिंदुस्तान के उन लोगों का आह्वान करता हूं जो किसी गरीब के प्रति जरा भी सहानुभूति रखते हैं। लेबर के साथ साथ आंदोलन में सबको शरीक होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता। निश्चित तौर पे सिंह साहब, आपको हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये आर्टिकल 38 को हम पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। आर्टिकल 38 भारतीय संविधान कहता क्या है? स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये आर्टिकल 38 कहता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज के वेलफेयर को, उनके हितों को ध्यान में रख करके उसके प्रमोशन को, उसको बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन जिस तरह से लेबर एक्ट में संशोधन किया गया है, इससे ये लगता है कि ये सरकार संविधान को मानती ही नहीं है, संविधान की दिशा में काम ही नहीं करती है। तो जरूर। और आप सर एक मिनट, अगर इन्हीं की बात पकड़ ली जाए, ये 4.5 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड का गाना गा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? ये 15 से शुरू करिए 19 तक खा गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है कि किसी भी नागरिक को उसके प्रोफाइल के हिसाब से सम्मान दिया जाएगा। आप उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं कर रहे। यहां तो हमें उठा के, हमारे लेबर को, हमारे श्रम को उठा के कानून सस्पेंड करके हमें झोंका जा रहा है भट्टी में। ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड में हर नागरिक को समान अधिकार है। उसके सम्मान की रक्षा के लिए संविधान उसी बात पे आ रहे हैं। सिंह साहब, हम उसी बात पे आ रहे हैं। सड़क पे उतरना चाहिए। सिंह साहब, रेखा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, हम उसी बात पे आ रहे हैं। हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि संविधान का आर्टिकल 43 स्पष्ट तौर पे कहता है, लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स the state shall endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial and otherwise work a living wage condition of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunity, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industry on an individual or cooperative basis in rural areas। जो सरकार ये कहती है कि किसी भी कीमत पे जो उनके मूलभूत अधिकार है, जो उनके भत्ते हैं वर्कर के दिए जाने चाहिए, उसकी पूरी सरकार रक्षा करनी चाहिए। उसको कानून बनाने की जरूरत पड़े तो कानून बना करके रक्षा किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत पड़े तो उस ऑर्गेनाइजेशन को विधिक अधिकार दिए जाने चाहिए, बल्कि इस तरह के शेर के अधिकार दिए जाने चाहिए जो गुर्राता ही नहीं है, काटता भी हो। दांत वाला शेर दिया जाना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने तो दांत ही उखाड़ फेंक दिए लेबर एक्ट के। तो इस दिशा में हम थोड़ा राय लेंगे रेखा जी से। रेखा जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकार ने लेबर एक्ट के कानून में ठीक उसी तरह से किया है, जिस तरह से एक शेर के दांत उखाड़ दीजिए और जंगल में डाल दीजिए, उसको राजा घोषित कर दीजिए, तो क्या वो राजा रह पाएगा क्या? तो इसी तरह हमारे देश का जो एक बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही थी सिंह साहब ने, कि हमारा जब संविधान बना था तो संविधान का मूल मकसद था कि जो ये हमारा जो देश है, देश में लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की सरकार है। द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल
बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की। लेकिन दूसरा ये कहा गया कि हमारे यहाँ जो सरकार अभी बनी है, उन्होंने ये कह दिया कि द गवर्नमेंट रनिंग इज बाय द कैपिटलिस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द कैपिटलिस्ट। तो ये जो बनी है पूरी तरह से संविधान के प्रतिकूल है। तो हम इस दिशा में आपसे जानना चाहते हैं कि अगर जो वर्कर्स के अधिकार पूरी तरह से छीने गए हैं, अगर अधिकारों की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, सही, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सही है, लेकिन वर्कर्स के अधिकारों के बारे में जागरूक करने की दिशा में आपका जो कार्यक्रम, आपका जो संगठन लक्ष्य है, वो किस दिशा में सोचता है, वो किस तरह से मदद करना चाहेगा वर्कर्स का, हम आपकी राय जानना चाहेंगे इस पे। जी गौतम जी, रेखा जी। इस तरीके से हमारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य जो गांव की तरफ, जो दबा कुचला समाज है, जो ये देखा जाए लेबर है, तो ये गांव की तरफ, जो हमारी 70% आबादी है वो गांव की तरफ और शहर में झुग्गी झोपड़ी की तरफ पड़ी है। वो सिर्फ 2 समय की रोटी कमाने और खाने के लिए पड़ा है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि उनके जैसे किसी के दांत निकाल के फेंक दिया जाए, तो इसी तरीके से सरकारों ने हमारे लेबरों को निकाल करके फेंक दिया गया कि वो किस तरीके से अब ये काम कर सकते हैं, या गांव ये किस तरीके से, कौन सी स्थिति में ये गांव जा रहे हैं। और इनको सिर्फ 2 समय की तो रोटी चाहिए थी, मगर वो भी इन्होंने निकाल के अब ये चीज लागू कर दिए हैं कि ये लेबर जो 8 घंटा काम करता था वो 12 घंटे काम करेगा, और मन चाहा हम काम कराएंगे, जब चाहे हम इनको रखेंगे और जब चाहे तो हम इनको निकाल करके फेंक देंगे। सरकार ने ये कर दिया, मगर ये देखा जाए लेबर के लिए बहुत नाइंसाफी हुई है। इसके लिए अगर इन्होंने लेबर का जरूर निकाल के फेंक दिया है, मगर हर इंसान का नहीं निकाल के फेंक दिया है, सबके दांत इन्होंने निकाल करके नहीं फेंक दिया है। जिस दिन हमारे लोग सड़कों पे और रोडों पे निकल आएंगे, तो जिस तरीके से बाबा साहब संविधान में लिख करके गए हैं, चीजें वही होनी चाहिए, इसी तरीके से लागू होनी चाहिए। जबकि हमारे लेबर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे जिस तरीके से शोषण हो रहा है गाँव में, लेबरों के साथ, बच्चियों के साथ, वो तो माँ बाप कमाने खाने चले जाते हैं, मजदूरी करने चले जाते हैं, बच्चियां घर में रह रही हैं, दबंग लोग उनके साथ अत्याचार बलात्कार करते हैं। हमारा संगठन उनके साथ खड़ा है। हम लोग गांव की तरफ जाते हैं, उनको सचेत करते हैं, अवेयर करते हैं कि आपके देश का, आपके भारत देश और ये इंडिया है। इसको लोग जो है कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है, ये भारत देश है और ये इंडिया है, ये भारत देश हमारा है। तो जिस तरीके से लेबरों के साथ ये हुआ है, ये संशोधन हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन का पालन हम लोग कर रहे हैं, और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा हम लोग सड़कों पे जरूर उतरेंगे, और इन लेबरों के जो हमारा भी मान सम्मान अधिकार है, ये लेबर ही हमारा मांस है, जिनको आज भुगतना पड़ रहा है। आने वाले टाइम में रेखा जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न ले लीजिए जी। रेखा जी, जिस तरह से आप कह रही हैं कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम सड़कों पे उतरेंगे, हम इस गलतफहमी को, आपकी इस गलतफहमी को दूर करने जा रहे हैं। अगर लॉकडाउन खुलेगा तो धारा 144 फिर लागू हो जाएगी। ये सरकार नहीं चाहती कि सड़कों पे उसका विरोध हो या कहीं भी उसका विरोध हो। जब विरोध का ये मौका नहीं देगी, क्योंकि लोकतंत्र को वो मानती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना कोई प्रोग्राम ब्लूप्रिंट बनाइए, उस पे हम बकायदा एक इंटरव्यू आपका लेंगे। इसलिए हम एक बात और कह करके सिंह साहब के पास आएंगे कि सिंह साहब, आपदा आनंद सिंह जी, हमारा जो संविधान 43A क्या कहता है, उस पे हम जरा सा आपकी चर्चा करना चाहेंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इज मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान ये कहता है कि अगर कोई इंडस्ट्री खड़ी होगी तो जो हमारे वर्कर्स हैं उनका मैनेजमेंट में दखल होगा, यानी वो शेयर होल्डर होंगे। ये सरकार शेयर होल्डर बनाने की बजाय उनको बधुआ मजदूर बना रही है। तो इस बधुआ मजदूर जो बना रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी किस तरह से प्रतिक्रिया की जानी चाहिए, किस तरह से मजम्मत की जानी चाहिए? आपका एक शॉर्ट में हम अपना समराइज करने से पहले प्रोग्राम एक आखिरी आपके वक्तव्य इस पे लेना चाहेंगे।
आपदा सबसे पहले तो मैं रेखा आर्या जी से अपने आप को संबद्ध करता हूं। इनकी तकलीफ में मैं शरीक हूं और इनकी सोच में मेरा जो भी बस चलेगा मैं बल दूंगा। मेन मुद्दा हम लोगों से छूट रहा है। लेबर के खिलाफ अत्याचार क्यों हुआ, ये कोई कारण होना चाहिए। बिना किसी कारण के कोई बड़ा कार्य नहीं होता है। आप याद करें, हिटलर जहां से फांसीवाद की शुरुआत हुई है, उसने पहला सिद्धांत अपनाया कि वो लोग जो विद्रोह कर सकते हैं, जो भविष्य में हमारे सामने खड़े हो सकते हैं, वो घेरे जाए, उनको भूखा रखा जाए, उनको आधा पेट भोजन दिया जाए ताकि वो मुंह न खोल पाए। तो यहां तो हमको मिल भी नहीं रहा है, भोजन ही नहीं मिल रहा है। तो सरकार ये चाहती है कि इनको भूखा नंगा मार के इनको समाप्त कर दिया जाए। घर पहुंचे इसके पहले खबर आ जाए, आधे को हार्ट अटैक लग जाएगी अगर ये सूचना मिल जाए कि उनके सारे लेबर लॉज सस्पेंड कर दिए गए हैं, अब उनको बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा। सरकार ये क्यों चाहती है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने आर्टिकल 43A का जिक्र किया, 43A ये इंश्योर करता है कि उद्योग में श्रम की भागीदारी होनी चाहिए, जिसे यह सरकार नहीं मानती। और आप याद रखिए, सरकार इन मजदूरों के साथ बेवजह अत्याचार नहीं कर रही है। आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति रही हो, चाहे वो रशियन क्रांति रही हो, दुनिया के किसी रिवॉल्यूशन को देख लीजिए, सत्ता के लिए लड़ने वाले लोग कभी किसी क्रांति का हिस्सा नहीं बने हैं। और जब तक क्रांति की स्थिति नहीं खड़ी होगी, तब तक सरकार की मनमानी रुकने वाली नहीं है। इनके पास बहुमत है, जो चाहेंगे सो कर देंगे, आपको इम्पोज कर देंगे। निश्चित तौर पे सिंह साहब आपने बहुत सही बात कही है। और ये है कि वो लेबर जिसे भूखा ये मारना चाहते हैं, संघर्ष हमेशा रोटी ने किया है। जिसकी पेट पे बनाती हो, न कोई कानून मानता है, न नियम मानता है, न रिश्ते मानता है, और वो छटपटा के उठ पड़ता लड़ने के लिए। वो खतरा बचाने के लिए इस तबके को, जिसकी संख्या 130 करोड़ बहनों भाइयों में कम से कम 38 करोड़ की है, जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। और आप देखें, जो बेरोजगार होकर बाहर से आ रहे हैं, जिनकी संख्या 4.25 करोड़ है, जो दुनिया के तमाम देशों में काम कर रहे हैं, वो आके यहीं जुड़ेंगे। जो थे इनको आप मारे दे रहे हैं। कौन से उद्योग की परिकल्पना लेके सरकार आई है कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आएगा, जब आपका उद्योग ही नहीं है, आपके पास श्रम ही नहीं बचेगा। आधे भूखे मर जाएंगे, आधे कोरोना से मर जाएंगे, आधों को जो है सरकार घेर के मार देगी, चारों तरफ से पुलिस डंडा बरसाएगी। तो जब श्रम ही नहीं रह जाए, किस लिए यहां कोई आएगा? ये बहाना है सिर्फ गरीबों की आवाज को दबाने का। और मैं ये चाहता हूं, पूरे चैनल से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, इस आवाज के खिलाफ 144 का इंतजार नहीं होना चाहिए, किसी भी मुहिम का इंतजार नहीं होना चाहिए। हम जिस भी रूप में एक दूसरे से कनेक्ट होके, व्हाट्सएप पे बात करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इस मुहिम को चालू रखें, जिससे सरकार के निश्चित तौर पर सिंह साहब वाइस ऑफ मानवता, लोकतंत्र, सिंह साहब लोकतंत्र को बचाने के लिए वाइस ऑफ मानवता हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है जो संविधान उसकी छूट देता है। और इस संविधान के प्रतिकूल जो सरकार जबरदस्ती के कानून बना रही है, कठोर कानून बना रही है, जिसको ड्रैकोनियन कानून कहते हैं, वो कानून बना रही है, सिर्फ इसलिए बना रही। लेबर एक्ट के बारे में एक बात आप कह रहे थे कि लेबर एक्ट क्यों इसको जो है कमजोर किया गया, तो इसको देखने की जरूरत है। चूंकि सरकार हर तरह से, अगर ये देखा जाए तो दुनिया के जितने भी भ्रष्ट सरकार हैं, उन सब भ्रष्ट सरकारों में से सबसे भ्रष्ट सरकार आज की हमारी सरकार है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि जो बाहर के इन्वेस्टर आएंगे, वो 40 घंटे के हिसाब से मजदूरों से काम लेंगे, उनको सैलरी देंगे, और 40% के हिसाब के बाद जो तकरीबन 32% बचते हैं, 32 घंटे के बचते हैं। बल्कि अब तो इस सरकार ने यह भी कह दिया छुट्टी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो 40 घंटे, मतलब 80 घंटे के जो मजदूरी होगी वो सरकार कमीशन के रूप में लेना चाहती है। अब ये समझ लीजिए सरकार, मजदूर और फैक्ट्री के बीच संबंध क्या होता है। सरकार मीडिएशन का काम करती है, फैक्ट्री और मजदूरों के बीच
सरकार की जिम्मेदारी है कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की जाए और फैक्ट्री को भी बढ़ाते रहने दिया जाए और उसके बीच उसका टैक्स लिया जाए। लेकिन ये सरकार टैक्स से ही नहीं इसका पेट भरना चाह रहा है, सरकार बकायदा इनडायरेक्ट रूप में मजदूरों के शोषण पे उस पे शेयर चाहती है, इसलिए मजदूर एक्ट को उसने खत्म करने की कोशिश की है। अब आज समय इजाजत नहीं देता है, हमारी मजबूरी है, इसको वाइंड अप करेंगे। आप सभी का वॉइस ऑफ मानवता के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता हर उस मुहिम में शामिल है जो ह्यूमन राइट के खिलाफ, मानवाधिकार के खिलाफ, चाहे जो भी सरकार कदम उठाएगी उस सरकार के खिलाफ वॉइस ऑफ मानवता इस फील्ड में है, अपनी मुहिम चलाती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, सत श्री अकाल, नमस्कार। जय भीम, जय भीम, सत श्री अकाल, जय।